नमस्ते बच्चों। मैंने पिछली सीरीज़ आप लोगों को दी थी, आप लोगों ने उसकी तैयारी कर ली होगी। हाँ, थोड़ा सा कमी उस वीडियो में ये रही थी कि जो लिखने वाली बातें थी वो स्पष्ट थी, बट आप लोगों को जूम करके देखने में नहीं बन रहा होगा, जूम नहीं हो पा रहा होगा ना। तो मैंने भी देखा था, ये दिक्कत आई थी थोड़ी सी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लेके आए हम, जो कि दीर्घ उत्तरी जैसे कह सकते हैं, या लघु उत्तरी, लघु जो कहते हैं, जो आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी थोड़े से क्वेश्चन सीरीज़ बनाई है, कोशिश की है। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। उसी में से चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। इन क्वेश्चंस को भी अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी काफ़ी मदद मिलेगी आपको अपनी तैयारी के लिए। हालांकि अभी कोई डेट निश्चित भी नहीं हो पा रही है, 9, 10, 11 आई थी, बट फिर भी वो कंफर्म है कि नहीं है, पक्की कोई बात आ ही नहीं रही है, तो आप डिस्टर्ब मत होइए। आप सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई अपनी अपनी करते रहिए, लेकिन इन सीरीज़ को भी देखते रहेंगे तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका करते हुए शिक्षण में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 शिक्षण सूत्रों की बात की है। देखिए, आपके पास शिक्षण सूत्र कई हैं, आप उनमें से कोई भी 2 शिक्षण सूत्रों का आप जो डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर है कि सरल से जटिल की ओर। ठीक है, हमने पहला लिया है सरल से जटिल की ओर। ठीक, सरल से जटिल की ओर में लिया है, जिसे हम कहेंगे फ्रॉम ईजी टू। देखिए, इसमें बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि शिक्षण सूत्र ही तो है, इसको कैसे भी लिखिए। मतलब कहने का है कि जटिल से सरल की ओर भी वो लिख लेते हैं, लेकिन नहीं, सूत्र का एक जो फॉर्मूले की एक जो क्या बोलते हैं फॉर्मेट बनाया गया, आप उसी रूप में उसको प्रेजेंट करेंगे। एक्सप्लेनेशन आपकी उसी रूप में होगी। अंदर का डिफाइन जब आप करेंगे तो वो आप मतलब आप किस प्रकार से करते हैं वो आपका है, लेकिन जो फॉर्मूला है उसको चेंज मत करिए। कि जैसे मान लीजिए पूर्ण से अंश की ओर है, आपने अंश से पूर्ण की ओर करा है, नहीं, वो सब मैटर मत करिए। जो फॉर्मूला है उसी को पुटअप करिए, वरना नाम नंबर आप उसमें भी अंदर आपने बहुत कुछ लिख रखा होगा, लेकिन अगर आपकी हेडिंग ही नहीं सही होगी तो नंबर नहीं ले पाएंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं सरल से जटिल की ओर। तो इसमें क्या कहा गया कि इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। शिक्षक को अपने विषय को पढ़ाने की समय सारणी बनाते समय पाठ्य विषय का इस प्रकार विभाजन करना चाहिए कि पहले सुगम पाठ या विषय पढ़ाए जाएं, उसके बाद कठिन पाठ या विषय पढ़ाए जाएं, जिससे छात्र आसानी से अधिगम कर सकते हैं। प्रारंभ में ही कठिन पाठों का शिक्षण कराने से छात्रों में यह विचार उत्पन्न हो जाता है कि विषय कठिन है और विषय में छात्र की रुचि कम होने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे कि बात कही गई है कि अगर हम छात्रों को पहले ही कठिन पढ़ा दे तो क्या होगा, छात्र का इंटरेस्ट जो है पढ़ने का, वो पहले ही बच्चों में रुचि थोड़ी कम होती है पढ़ने के लिए। और आप उनको जब कठिन तरीके से पढ़ाएंगे, मान लीजिए किताब में कठिन शब्द लिखे, आपने वैसे ही एज इट इज़ पढ़ा दिया, बच्चे को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जब समझ में ही नहीं आएगा तो रुचि कहाँ से जागृत होगी। रुचि को जागृत करने के लिए आपको जो पठन पाठ की शैली है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय सारणी बनानी पड़ेगी। समय सारणी का मतलब क्या होता है, समय सारणी का मतलब होता है कि आप नियोजन प्रणाली अपनी बना लीजिए कि किस समय, कौन से समय में आपको कौन सा चैप्टर कवर करना है, किस चैप्टर को पहले कवर करना है। तो इसी को लेते हैं ईजी टू डिफ़िकल्ट, कि आप पहले इजी स्टेप्स लीजिए। इजी पार्ट को, जैसे आपने देखा होगा कि जब पाठ हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रीडिंग कराते हैं, रीडिंग में मैटर्स का सॉल्व करते हैं, पूरा पाठ एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद शब्दार्थों को लेते हैं, शब्द के अर्थ समझा देते हैं, तो पाठ थोड़ा और आसान हो जाता है। और उसके बाद हम प्रश्नों को लेते हैं, प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं। और आपने देखा होगा जब पाठ में पीछे प्रश्न उत्तर बने होते हैं, उसमें सबसे पहले जो 2 प्रश्न होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, उसके बाद के सवाल जो होते हैं वो किताबों में पूरा अच्छे से ढूंढ कर, निचोड़ कर, निकाल कर, उसका सार बनाकर हमें उत्तर बनाना पड़ता। तो ये क्रिया पाठ्यक्रम प्रिपेयर करते वक्त भी मतलब डील की जाती है कि सरल से जटिल की ओर। अब उदाहरण एक जरूर डालिए।
देखिए, जब कभी भी शिक्षण सूत्र लिखिए उसमें एग्जाम्पल्स के बिना आप कभी कोई कार्य मत करिए। एग्जाम्पल थोड़ा ही दीजिए मगर दीजिए ज़रूर। उदाहरण के लिए जैसे हासिल वाले जोड़ व घटाने सिखाने से पूर्व बालकों को क्या सिखाएंगे? पहले गिनती और साधारण जोड़। कहने का मतलब आपको ये तो नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों को पहले गिनती आती भी है कि नहीं, काउंटिंग आती भी है कि नहीं, या सिंपल घटाना जोड़ना, जैसे कि हम कहते हैं सिंपल कि 1 प्लस जैसे बोलते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि सिंपल 1 प्लस कि क्या कहेंगे, हाँ 1 प्लस 2 कितना होगा 3। अब ये बच्चे को नॉलेज है कि नहीं? अगर ये बता रहा है तो इसका मतलब हाँ उसको सिंपल जोड़ घटाने आते हैं। तो हम इन बातों को इस तरीके से समझते हैं कि बच्चे को सिंपल जोड़ घटाना आ रहा है तो यानी कि हम उसको हासिल वाले सवालों की तरफ ले जाते हैं। हासिल वाले भी बहुत छोटी छोटी संख्या को बराबर बराबर संख्या वाले से, जैसे 6 प्लस 6, 5 प्लस 5, 3 प्लस 3, मतलब 9 प्लस 9, जो संख्या नीचे वो संख्या ऊपर, ऐसे लेके चलते हैं। उसके बाद टिपिकल संख्याओं को लेते हैं। ठीक, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं जिसमें कहते हैं दूसरा जो हमने लिया था सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, ज्ञात यानी नोन, जो बच्चे को मालूम है, अज्ञात अननोन, जो बच्चे को नहीं मालूम है। तो मालूम हुई चीज़ से ना मालूम हुई चीज़ तक पहुंचाना, समझ रहे हैं आप लोग कि बच्चे को जो जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, उसके दिमाग में उस चीज़ की छवि भी नहीं है, तो उस चीज़ का पिक्चर आप कैसे उसके दिमाग में लाते हैं, उस चीज़ का चित्र जो है बच्चे के दिमाग में आप उसकी जानने वाली चीज़ों के थ्रू लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल गांव का बच्चा है, उसने बहुत से ऐसे एनिमल्स को नहीं देखा है जो ज़ू में होते हैं, ठीक है, बहुत हद तक ज़ू में होते हैं, उसके पास किताबों की भी पहुंच नहीं है मान लीजिए, तो आप उसके जैसे छोटा शिशु है, उसके छोटा जो शिशु है उसको किस प्रकार से आप मतलब बात उसको मालूम चलेगी कि आप क्या बताना चाहते हैं, तो आप उसके देखे हुए चीज़ को ना देखी हुई चीज़ तक पहुंचाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए चीता है, चीते में धारियाँ होती हैं, तो उन धारियों को आप बिल्ली से अवगत कराएंगे, बिल्ली से रूबरू कराएंगे, बच्चे को बिल्ली के बारे में बताएंगे, बिल्ली का चित्र दिखाएंगे, बिल्ली की ड्राइंग बनाएंगे और फिर उसी का चित्र आप बड़ा करते जाएंगे, फिगर बड़ा करते जाएंगे, फिर उसकी साउंड आप बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि बच्चे की जानने वाली चीज़ें से ना जानने वाली चीज़ों तक आप उसको पहुंचाने की बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं। ठीक, छोटे छोटे पानी के पोखर दिखाते हैं, बच्चे अक्सर खेलते हैं तो वहाँ सामने आमने निकलने बैठने पे दिख जाते हैं। उन चीज़ों का मिलान आप बड़ी बड़ी नदी झीलों से बताएंगे। तो इस तरीके से आप उनको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब लिखने का मैटर चलते हैं। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व जांच कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अर्थात हमें बालक को नवीन ज्ञान देने से पहले उस शिक्षण बिंदु से संबंधित सामान्य जानकारी बच्चों को देनी चाहिए व उससे संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनका पूर्व ज्ञान छात्रों को हो। फिर उस विषय वस्तु पर आ जाना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता, क्योंकि सर्वथा नवीन तथ्य बच्चे के लिए कठिन होते हैं। किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जब बच्चे को कुछ नॉलेज होती है, बच्चे को जब समझ में आ रहा होता है तभी उसका इंटरेस्ट बना रहता है। जब समझ में ही नहीं आएगा तो इंटरेस्ट भी चला जाता है। आप बकबकाते रहिए, बच्चा आधे सुस्त बैठे रहेंगे, आधे ऊँघाते रहेंगे, आधे सुनेंगे, ज़बरदस्ती सुनेंगे, नहीं तो मार खाएंगे और फिर धुल जाएगा। तो बच्चों के अंदर ज्ञान अर्जित करने के लिए आपके पढ़ाने की टेक्निक जो है वो भी रट्टाफिकेशन वाली नहीं होनी चाहिए, वो भी इंटरेस्टिंग, जिसे कहते हैं गतिशील गतिविधि आधारित शिक्षण जिसे बोला गया, उस आधार पर आपको कराना चाहिए, यानी कि शिक्षक को। ठीक है, तो ये सारी बातें उसमें सम्मिलित होती कि जैसे आप जो भी विषय वस्तु उनको बताना चाह रहे हैं, ठीक, उस बालक के लिए नई है, आपने कई बार पढ़ाई है, आपके लिए भैया बहुत आसान है, लेकिन उस बालक के लिए तो पहली बार हो रहा है। तो उसको आसान बनाने के लिए आपको कुछ नयापन उसमें शामिल करना पड़ेगा।
आप उनको जानकारी, कुछ ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने सुना नहीं, और जब सुनेंगे तो उनको मज़ा आती है कि हाँ हमने आज कुछ नया सीखा। तो उस तरीके से, जैसे कि हम कहते हैं, जैसे मैंने उदाहरण इसमें बताया कि गणित में पहाड़ा सिखाने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान होना, तभी वह सुगमता से पहाड़े को सीख लेता है। ठीक है, कि काउंटिंग्स बोलनी आती है कि नहीं, मतलब कि बच्चे को 80, 81, 82, 83, 84 ये बोलना आता है कि नहीं, या आप 84 बोलते तो वो 84 लिख लेता है कि नहीं। जो जंपिंग नंबर्स बोलते हैं हम, वो बच्चे को लिखने, जैसे आपने 26 बोला, फिर एकदम से आपने 34 बोल दिया, फिर आपने 84 बोल दिया, तो ये बच्चा जंपिंग नंबर्स लिख लेता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, बच्चों की टेस्ट लेते एक तरीके से मौखिक बोर्ड पर लिखा कर, वो सब हमें जब ज्ञात हो जाता है तब हम उसको जो नया हम सिखाने जा रहे हैं उस तक बच्चे को पहुंचाते हैं। ठीक, ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब जैसे कहते हैं कि अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक, जैसे एक टीचर के लिए जो ब्लैक बोर्ड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। ठीक है, एक हेल्पिंग जो TLM है उसका बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो कर नहीं सकता है। ठीक, लेकिन अब इसको कुछ आप, मतलब कहने का मतलब है कुछ कारण दीजिए ना उसको स्पष्ट करने के लिए कि आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि एक टीचर बिना ब्लैक बोर्ड के अधूरा है ना। तो उसके लिए आपको बताना है। तो उस उत्तर को देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। अध्यापक के लिए श्यामपट्ट की उपयोगिता। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आप अपने आंसर्स को पैराग्राफ के बजाय अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो आप नंबर गेनिंग करते हैं, आप नंबर आपके कोई नहीं छीन सकता है। और अगर आप पैराग्राफ बनाते रहेंगे तो वहाँ पर आपका नंबर मुश्किल है, मतलब अच्छे से मिलना। आप पॉइंट्स में लिखिए, पेज भी जल्दी भरेगा और अच्छा भी लगता देखने में। ठीक, तो अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए, अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है, इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। इस सहमति के कई कारण हैं। ठीक, देखिए एक एक कारण लेते हैं। शिक्षक अपना कार्य तेजी से कर सकता है। ठीक, पढ़ाता भी जा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे काम भी करता जा रहा है। गलती को तुरंत मिटाकर सुधारा भी जा सकता है। जो गलती है अगर मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे हो गई, उसको हमने इरेज डस्टर से तुरंत क्लीन किया, फिर सही से करके लीजिए। जैसे मान लो बच्चों ने देख लिया कि मास्टर जी, गुरुजी वो देखिए गलत लिखा है, हमने सही कर दिया, करेक्शन भी हो गया। या हमने लिख के खुद भी रीडिंग दोबारा की, हमने करेक्शन कर लिया। विद्यार्थियों से लिखवाया जा सकता है। जैसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, कोई सवाल हैं, आपने कई बार कराए हैं, फिर आप परीक्षण करने के लिए छात्रों को भी ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर एक एक बार कराते हैं, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ मेरा बच्चा, मेरे छात्र सीख गए हैं। विद्यार्थी लिखित कार्यों को उतार सकते हैं। जो आपने लिखाया है, चलिए प्रश्नोत्तर लिखाया या कठिन शब्द लिखाएं, लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद है कि इसे अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ प्रयोग किया जा सकता है। देखिए ये पॉइंट जो है 2 बार हो गया, इसीलिए ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, अन्य दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, जो दिखने वाली सामग्री और सुनने वाली सामग्री, उसको दृश्य और श्रव्य बोलते हैं, सामग्री के साथ प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है ब्लैक बोर्ड पे आपने कुछ ड्राइंग की, वो दृश्य हो गया। ड्राइंग करते करते उसकी लेबलिंग कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, आप उसको बोलते जा रहे हैं, वो श्रव्य हो गया, उसका प्रयोग आप कर रहे हैं। फिर पाठ सारांश लिखने में उपयोगी है कि पूरे पाठ का निचोड़ क्या है, उसको आपने शॉर्ट में लिख दिया। फिर पाठ की रूपरेखा लिखने में उपयोगी है। इसे कक्षा के अंदर या बाहर प्रयोग किया जा सकता है कि जैसे एक स्टैंडिंग बोर्ड भी आते हैं। ठीक है, उनको लेके हम बाहर चले जाते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, अगर पहले कई पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि एक जैसे स्टूल जैसा रहता है, उस स्टूल के ऊपर ब्लैक बोर्ड रख दिया जाता है, और कहीं भी जैसे गर्मी के दिनों में मान लो अच्छी हवा चल रही है तो बाहर धूप हवा में बैठ के पढ़ा दिया, या सर्दियों में धूप की ज़रूरत है तो बाहर लेके जाके पढ़ा दिया। तो इस तरीके से कई जगह हम प्रयोग कर सकते हैं, दोनों जगह। कक्षा में इसका प्रयोग तुरंत हो जाता है, इसके किसी पूर्व तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए हमको कुछ करना है तो हमको लग रहा है कि ये शब्द कठिन जा रहे हैं, हमने तुरंत बोर्ड पे लिख दिए, या इसकी ड्राइंग बन सकती है, या इसका फिगर ड्रॉ हो सकता है। जैसे आपने बोला कि इस चीज़ के फला चीज़ के 4 प्रकार होते हैं, आपने 4 प्रकार फटाफट ड्रॉ कर दिए और उसके नीचे उसके नाम लिख दिए। तो जब ड्रॉ करके आप लिखते हैं ना, तो बच्चों का इंटरेस्ट जाग जाता है कि अरे वाह, ये लाइन्स बनी, इनके नीचे कुछ लिखा जाएगा। तो ये सारी बातें आती हैं जो श्यामपट्ट जो होता है, यानी कि ब्लैक बोर्ड जो होता है, वो बहुत ही यूज़फुल रहता है हमारे लिए।
ठीक है। और इसके मतलब टीचर के लिए और इसके मतलब रुचि एक, जैसे आप अगर सोचिए, खुद ही सोचिए कि बिना ब्लैक बोर्ड के अगर आप क्लास में पढ़ाते हैं तो कितना नीरस सा लगता है कि क्या बक बक बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे, अरे कुछ लिखोगे नहीं, बोलते रहोगे, कहाँ तक बच्चा सुनेगा। बार बार आप कहेंगे किताब में ध्यान दीजिए, किताब में ध्यान दीजिए। अब आप जैसे वहाँ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखे दे रहे हैं तो बच्चा तुरंत वहाँ देख लेता है, ठीक, किताब में नहीं ढूंढ पा रहा उतनी जल्दी उस बात को। तो बच्चे की कमियों को बार बार पॉइंट आउट करने से अच्छा है आप उनको जानते हुए आप तुरंत ही उस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे कर दीजिए आइडेंटिफाई, तो बच्चा उस चीज़ को देख लेगा, बस काम आगे बढ़ जाता है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण तथा शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, बहुत से छात्रों को मैंने देखा है कि जब अंतर स्पष्ट की बात आती है तो वो लोग पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले लिखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण, उसके बारे में 8, 10, 12, 13 लाइन लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे शिक्षक केंद्रित। देखिए उसमें क्या होता है, आपने लिखा भी अगर सही है ना तो चेक करने वाला ये सोच देता है कि इन्होंने तो इसके बारे में लिखा है। अंतर स्पष्ट करना और बारे में लिखने में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अंतर में हमेशा दोनों तरफ के पॉइंट एक जैसे होते हैं कि जैसे मतलब ये लंबा है तो ये छोटा है, ये व्यापक है तो ये छोटा है, इसका ये स्वतंत्र है तो ये स्वतंत्र नहीं। कहने का मतलब है डिफरेंस में हमेशा इस तरीके के पॉइंट होते हैं, इसीलिए अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी अंतर स्पष्ट की बात करी जाए तो हमेशा आप इस तरह के टेबल को ड्रॉ ज़रूर करिए। टाइम ज़्यादा नहीं लेता है, आप चाहें तो बिना स्केल के डायरेक्ट पेन से ड्रॉ कर लिए, लेकिन ऐसा ही करके बनाइएगा। पैराग्राफ में लिखेंगे आप, नंबर थोड़े से आपके घट जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, फटाफट ड्रॉ करिए। 4 पॉइंट, लेकिन 2 नंबर में 4 पॉइंट कम से कम मिनिमम लिखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट हाफ नंबर का होता है। तो अगर आप 3 पॉइंट लिखेंगे तो 1.5 नंबर मिलेंगे, 2 लिखेंगे तो 1 मिलेगा। तो इसीलिए 4 पॉइंट लिखने पर ही 2 नंबर मिलेंगे। आप 6 लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन 3 मत लिखिए। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, देखिए बाल केंद्रित होती है जो क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो बच्चों पर आधारित होती है, जैसा बच्चा चाहता है, जैसे बच्चे की मानसिक स्थिति जाती है। शिक्षक केंद्रित, जो टीचर जैसा मन करेगा उसका वैसा वो पढ़ाता है, उसको जो सही लगता है वो पढ़ाता है। वो छात्रों को नहीं देखता कि छात्र के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उससे कोई मतलब नहीं उसको है। ठीक है, तो जैसे कहा नहीं जाता है कि जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो शिक्षक केंद्रित थी, है ना। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बनता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक सर्वोपरि होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है, बालक सर्वोपरि होता है। ठीक है, कौन सर्वोपरि होता है, बालक सर्वोपरि होता है। ठीक है, और इसमें शिक्षक केंद्रित में कौन होता है, शिक्षक के सर्वोपरि होता है। ठीक है, इसमें बालक होता है, इसमें शिक्षक होता है। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बालक की स्वायत्ता व स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। कहने का मतलब है इसमें बालक जो होता है स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी सवाल खड़े होकर पूछ सकता है, स्वतंत्र है पढ़ने के लिए, मतलब जो भी आप समझा रहे हैं उसको समझ रहा है, स्वतंत्र रूप से समझ रहा है। ठीक है, कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। ठीक, इसमें क्या होता है, शिक्षक का निर्देश एवं निर्णय सर्वोपरि होता है। जो शिक्षक ने गाइडेंस इंस्ट्रक्शन दे दिया वही मानना होगा, आपकी मर्ज़ी यानी कि छात्र की मर्ज़ी नहीं चलती है। नेक्स्ट, इसमें अधिगम में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। देखिए अधिगम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ब्रैकेट में सीखना लिख दिया करें। इसमें अधिगम में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। जो भी आप लर्निंग करा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, उसमें बच्चों की सहभागिता जिसे कहते हैं वो शामिल रहती है। और इसमें क्या होता है, विद्यार्थी एकदम निष्क्रिय भाव से बस एक पोजीशन में बैठा रहता है और जो सामने टीचर बोल रहा है उसको मगअप करता रहता है। कहने का मतलब रटता रहता है, उसको दोहराता रहता है कि जो टीचर ने कहा वही सही है, उसमें आप करेक्शन भी करने के हकदार नहीं हो। शिक्षक सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को प्रोत्साहन दिया जाता है। शिक्षक सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को प्रोत्साहन दिया जाता है। शिक्षक शिक्षार्थी का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करता है। देखिए शिक्षक जो होता है सहयोग के द्वारा, सहयोग यानी कि छात्रों का सहयोग द्वारा शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, आपको इस तरह से। छात्र कहता है कि गुरुजी हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षक फिर और कोई विधि से समझाता है, उससे भी सरल विधि को अपनाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक जो होता है
शिक्षार्थी का मार्गदर्शन करता है, ठीक है, और उसका निरीक्षण करता है उसके बाद कि कितना आया, जितना हमने याद कराया था उसको सुनते हैं, नहीं याद हुआ तो उस प्रकार से उसको दंडित करते हैं या फिर से उसको वही क्रिया में समझाते हैं, फिर से रटने के लिए बोलते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती हैं जो इसमें शामिल होती हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट में। इसके अगला पॉइंट कह रहा है कि ज्ञान निर्मित होता है क्योंकि शिक्षार्थी स्वयं करके सीखते हैं। देखिए, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, ज्ञान निर्मित मतलब कि बच्चे का ज्ञान या ये जीएस पावर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो खुद करके सीख रहा है। इसमें क्रिएटिविटी, क्रियात्मक क्रिया है। यहाँ पे बच्चा स्वयं करके सीखता है। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न को ढूंढना, किताबों में से प्रश्न बनाइए, बच्चा प्रश्न बना के लाया खूब सारे अपने अपने तरीके से, फिर इन्हीं के उत्तर आप खुद छांटिए, बच्चे ने खुद उत्तर उसमें से ढूंढे। तो ये क्या होता है, स्वयं करके सीख रहा है। अब इधर आ जाइए, शिक्षार्थी शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है, अतः यह प्रदत्त के रूप में होता है। शिक्षार्थी जो है वो शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है और ये प्रदत्त कहने का मतलब आता है कि ये जैसे नहीं कहते कि जैसे अमिट, जैसे कि वो मिट नहीं सकता, जो उसने कह दिया वो कह दिया। तो जो टीचर ने कहा वही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। तो उस प्रकार से छात्र जो है वो शिक्षक की बातों को लेता है। अब इसके आखिरी पॉइंट पर आते हैं, शिक्षार्थी बहुविध अनुभव प्राप्त करता है। यहाँ पर टीचर जो होता है कई विधियों से पढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चे को नहीं समझ में आया, फिर से कोई विधि चेंज कर दी, फिर नहीं समझ में आया, फिर विधि चेंज कर दी, चैप्टर चेंज हुआ, विधि चेंज हो गई। तो इसी प्रकार से छात्र जो होते हैं वो बहुविध से सीखते हैं। और इसमें क्या होता है, एक रेखिक का मतलब होता है जैसे स्ट्रेट लाइन। तो शिक्षार्थी जो है वो अनुभव नहीं कोई प्राप्त करता, एक्सपीरियंस उसको कुछ नहीं मिलता। उसको क्या मिलता है, सिर्फ जो बताया गया उसी को उसको दिमाग में बैठाना है कि यही होता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो ये क्या होता है, ये एक रेखिक अनुभव है कि जो कह दिया वही सत्य है। आप अपना ज्ञान उसमें जोड़ ही नहीं सकते हो, तो फिर क्या आप अनुभव कहाँ से प्राप्त करोगे। एक्सपीरियंस तो तभी मिलता है, तजुर्बा तभी मिलता है जब हम कई जगह कार्य करते हैं, कई जगह अपना दिमाग लड़ाते हैं, कहीं गलत होते हैं, कहीं हम सही होते हैं, कहीं हम एक्स्ट्रा कुछ कर जाते हैं, कहीं हम कम कर जाते हैं। तो ये अनुभव, हमारी गलतियाँ ही तो हमको सिखाती हैं। तो गलतियाँ जब करेंगे नहीं, जब सीखेंगे नहीं, तो गलतियाँ होंगी कैसे। तो इसीलिए इसको रेखिक अनुभव कहा जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तम शिक्षण की मतलब अच्छी टीचिंग की, जो सबसे अच्छा टीचिंग हो, कैसा होता है। जैसे कि हेल्पफुल इन लर्निंग, पहला पॉइंट। विशेषताएं जो हैं उसमें कहते हैं कि हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम शिक्षण, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, विशेषताओं में हम बात करें तो यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु आएगी, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा हो गया है, कोई बात नहीं, चलते हैं। विशेषताएं, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि अधिगम में सहायक मतलब हेल्पफुल इन लर्निंग। उत्तम शिक्षण, अगर अच्छी टीचिंग होगी तो वो छात्रों के लिए हेल्पफुल रहती है, मददगार रहती है। देखिए, स्कूल पढ़ने विद्यार्थी क्यों जाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने तो जाते हैं। तो ज्ञान अर्जन करने के लिए जाते हैं, तो जब अच्छा पढ़ाओगे तो अच्छा सीखेगा। मतलब सब कुछ डिपेंड टीचर्स पर ही होता है, स्टूडेंट्स पर नहीं होता। स्टूडेंट तो एक बोलते हैं कि एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है, जैसा आप शेप देंगे वैसा शेप उसको मिल जाएगा। तो शेप देने वाला, आकार देने वाला कौन है, टीचर है। तो टीचर जितना अच्छा लर्निंग देगा उस बच्चे को, छात्र को, उतना ही बच्चे का अनुभव बढ़ेगा, ज्ञान प्रदान करेगा। तो शिक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी विभिन्न विषयों को सीखते हैं जिनकी आवश्यकता उनका सर्वांगीण विकास करने में होती है। सर्वांगीण एक शब्द होता है जहाँ पर टोटल विकास की बात आती है, ठीक है। मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, सारे भावात्मक जो भी विकास होते हैं उस एक का वर्ड होता है सर्वांगीण विकास, सारा विकास करना बच्चे का, ठीक। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कौशल क्षमता का विकास।
कौशल क्षमता का विकास क्या होता है? स्किल्स कैपेसिटी डेवलपमेंट। स्किल्स कैपेसिटी मतलब कि आपके अंदर जो कौशल है, जो निपुणता है, आपके अंदर हुनर है, उसकी क्षमताओं को डेवलप करना। जैसे कि आप नहीं जानते कि आपके अंदर क्या गुण है, ठीक। जब आपको कोई कार्य करने के लिए मिलता है, तो जैसे मान लीजिए घर में कोई कार्य दिए गए सभी बच्चों को, चलिए मिलके ये कार्य करते हैं, तो उसमें से कोई एक बच्चा उसी काम को बहुत बखूबी सफाई से, बड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से उसको फिनिश करता है। तो हम क्या बाद में आउटपुट निकालते हैं कि देखो उसने, बालक ने काम किया था तो कितना सफाई से, और उसकी फिनिशिंग भी कितनी अच्छी इस काम में। तो हमें उसका कौशल, उसकी क्षमता उस वक्त ज्ञात होती है कि हाँ ये इस काम करने में ये निपुण है। तो कौशल क्षमता का विकास कब होगा? जब हम बच्चे को जो पढ़ाई कराएंगे वो क्रिएटिविटी के द्वारा जितनी पढ़ाएंगे। तो शिक्षण द्वारा छात्रों में कौशल क्षमता का विकास किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है छात्रों का व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेस ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों का व्यवहार परिवर्तन क्या होता है? जब आप देखिए तरह तरह की बातें बताते हैं बच्चों को, दूर दूर की सूचनाएं कहीं कहीं से ला के देते हैं, बताते हैं, अलग अलग तरीके से गतिविधियां करवाते हैं, ठीक, हर तरीके से चेंजेबल काम करवाते हैं, तो बच्चे को जो होता है उसका इंटरेस्ट जो होता है बदलता रहता है कि हाँ ये में ज़्यादा है। कुछ बच्चों का किसी एक काम में ज़्यादा होता है, किसी बच्चों का किसी दूसरे काम में ज़्यादा है। आपने कभी कहानी विधि से पढ़ाया तो कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगा, कभी कभी आपने गेम्स खिला के पढ़ाया तो कुछ बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगा। तो हर एक का बच्चे का जो चेंजिंग है स्टूडेंट्स की, वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आप पकड़ लेते हैं। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को विभिन्न प्राचीन एवं सामयिक सूचनाएं देता है। शिक्षार्थियों को जैसी सूचनाएं दी जाती हैं वे वैसा ही व्यवहार करने की ओर प्रेरित होते हैं। कि आप जैसी सूचना देंगे, जैसे कि मान लीजिए हम कभी कभी होते हैं बहुत उग्र एग्रेसिव सूचनाएं अगर बच्चों को प्रदान करते हैं तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप बच्चों को शांतिपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं तो बच्चे शांत रहते हैं। तो उस प्रकार से जैसा आपका व्यवहार रहेगा वैसा बच्चे का व्यवहार डेवलप होता है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की मतलब कि बच्चे का गोल्स क्या है, बच्चे की अचीवमेंट्स क्या है, ये बच्चे को खुद मालूम नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों से आप पूछते हैं कि क्या बनना चाहोगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना, क्योंकि उसको नाम सिर्फ मालूम है, उसके बारे में तो कुछ अभी नॉलेज नहीं है। तो आपको उनके उद्देश्यों तक पहुंचाना है, आपको उनके लक्ष्यों की पूर्ति करनी है। तो कैसे? तो अच्छा शिक्षण जब देंगे तो उसी के कारण उसको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति या लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाएगी। अगला हमारा पॉइंट आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह शिक्षक व छात्रों के बीच में ही संपादित होती है। उत्तम शिक्षण के द्वारा व्यक्ति व समाज दोनों ही उन्नति करते हैं। उत्तम शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होता है। अगर आप अच्छा शिक्षण देंगे, टीचिंग कराते हैं, उसमें आप बहुत से बच्चों को मैनर्स, एटिकेट्स या जो आप सोशल गेस्चर के बारे में, सामाजिकता के बारे में बच्चों को बताते हैं कि कोई आता तो उनसे नमस्कार करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, या फिर उससे गले मिलने चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए जैसे सामने वाला पर्सन है, फिर उसको बैठाना चाहिए, पानी पूछना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, जिसको वो पूछ रहा है उससे मुलाकात करवानी चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब कहना है कि किसी की मदद, कोई मददगार है, कोई ज़रूरतमंद है, उसकी जिस प्रकार से मदद हो पाती है उस प्रकार से मदद करनी चाहिए। तो ये होता है बच्चे के अंदर सामाजिकता को जागृत करना, ठीक है। और ये सब चीज़ें उत्तम शिक्षण के द्वारा ही बच्चे के अंदर पनपती हैं। नेक्स्ट में आते हैं अनुकूलन में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन एडाप्टेशन। ये अनुकूलन का मतलब होता है क्या कि किसी चीज़ को आप मतलब ग्रहण कर लें, कहने का मतलब है अपनाते हैं। तो किस चीज़ को, ये अच्छा गराब इसका निर्णय लेकर आप, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से ले, हम यहाँ की पढ़ाई से ले अडाप्टेशन कि मान लीजिए आप गांव के ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपने वहाँ का वातावरण अडाप्ट किया है, ठीक, आप वहाँ के वातावरण में डील कर रहे हैं। अब एकदम से आपको शहरी क्षेत्र में आपको भेजा जाए
आप वहाँ पर डील नहीं कर पा रहे। लेकिन नहीं, जब हम इस प्रकार का शिक्षण देते हैं, इस प्रकार से टीचर सब चीज़ों को समझाता है, तो हम जो होते हैं सारी जगह अपने तरीके से वातावरण को डील कर लेते हैं, या यूँ कह लीजिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो शिक्षण विद्यार्थी को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक देता है। यह छात्र को संभाव्यात्मक स्थायित्व देने के साथ साथ उसे वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रयोग प्रदर्शन युक्त से क्या समझते हैं? प्रयोग प्रदर्शन युक्ति मतलब क्या होती है? देखिए, प्रयोग प्रदर्शन यानी कि प्रैक्टिकल आप कब करते हैं, पहले मुझे बताइए। कोई चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रयोग प्रदर्शन मतलब जैसे हम बच्चा डिमॉन्स्ट्रेशन मांगता ज़रूर है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी चीज़ को होता कि चलिए इसको करके देखते हैं, कि भाप बनती है, भाप से ही जो होता है वेपर्स जो बनते हैं, वेपर्स के द्वारा ही जब वो वेपर्स इकट्ठे होते हैं तो वो बूंदें जो होती है बड़ी बूंद में कन्वर्ट होती है, वही टपक जाती है। तो इसी प्रकार से बारिश का भी जो होता है प्रोसेस वो होता है, वर्षा का भी। तो इन सब को हम डिमॉन्स्ट्रेशन करके जब समझाते हैं, प्रदर्शन करके समझाते हैं, प्रयोग करके समझाते हैं, तो छात्र को लंबे समय तक दिमाग में वो स्थायी ज्ञान के रूप में बना रहता है। प्रयोग प्रदर्शन युक्त के माध्यम से छात्रों को विषय को समझने के लिए मूर्त वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, अर्थात प्रयोग द्वारा वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है तो उन्हें वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। प्रयोग प्रदर्शन युक्ति द्वारा बालकों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। जैसे यदि छात्रों को जड़ के विषय में पढ़ाना है तो कई पौधों की जड़ें कक्षा में मूर्त रूप से दिखाई जा सकती हैं। छात्रों से भी यह कार्य करवाया जा सकता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र रुचि लेते हैं। ठीक है। अब प्रयोग प्रदर्शन विधि ज़्यादातर विज्ञान के विषय में, भूगोल के विषय में, यानी कि एसएसटी के सामाजिक अध्ययन के विषय में ये काम आती है। और इसके अगर विधि के अनुसार पढ़ाया जाए तो बच्चे को विज्ञान का विषय रुचिपूर्ण लगने लगता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हम किसी से बातें करते हैं। देखिए, संप्रेषण के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। अकेले आप बकबका नहीं सकते हो। अकेले अगर आप मोबाइल में भी बात कर रहे हो तो वो मोबाइल में एक सेकंड पर्सन की गिनती में आ रहा है, तभी आप बात कर रहे हो। अदरवाइज़ आप चैटिंग करते हो, चैटिंग में अगर आपको जैसे कि रिस्पांस ना मिले तो क्या चैटिंग आपकी चलती रहेगी? आप बिना रिस्पॉन्डिंग आप कार्य करेंगे नहीं, आप वहीं पर बंद कर देंगे, दूसरे दोस्त से ज्वाइन हो जाएंगे। तो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का मतलब है कि ऐसा कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण कम्युनिकेशन जो होता है वो इफ़ेक्टिव बनता है। या जैसे एक होता है प्रश्न बाधा वाला, बाधा कौन कौन उत्पन्न करते हैं, एक होता है इफ़ेक्ट डालने वाले। ठीक है, तो हम इफ़ेक्ट के लिए पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक है संवेग तथा भावनाएं। संवेग तथा भावनाएं में पढ़ते हैं, जब व्यक्ति किसी शब्द को अथवा बात को सुनते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया आती है। ये सभी प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के संवेगों तथा भावनाओं आदि पर निर्भर करते हैं। जैसे कभी कभी कुछ हम घटना किसी को बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि अगर हम किसी ऐसी अकस्मातिक घटना के बारे में बताते हैं, जो इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब दुर्घटना हुई है या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जब लड़कियों को बताते हैं, महिलाओं को बताते हैं, तो ऑब्वियसली मुंह से निकलता है हाँ ये कैसे हो गया, हाँ। तो ये साउंड एक है। ठीक, तो संवेग कैसा, मतलब शब्द आपने आपके सुनते ही सामने वाले का रिएक्शन डिफरेंट तरीके से हुआ। अब यही अगर आपने न्यूज़ किसी जेंट्स को सुनाई है तो बोले, तो वहाँ का रिस्पांस कैसा रहेगा? अच्छा कब हुआ था, कैसे हुआ, तुमको मालूम कैसे चला ये चीज़? तो उसकी रिस्पॉन्डिंग जो है वो उस फैक्ट को मतलब एक्सेप्ट कर रहा है। कहने का मतलब उसका रिएक्शन डिफरेंट तरीके से प्रतिक्रिया उसके प्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी भावनाएं, हमारे संवेग जिस प्रकार से चीज़ को लेते हैं वही रिस्पॉन्डिंग रिएक्ट करके वापस फेंकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारी जो क्रिया हो रही है वो हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है कि हमारी भावनाएं किसी बात से या किसी न्यूज़ से किस प्रकार से इमोशन से जुड़ी है। अगला पॉइंट लेते हैं, पारिस्थितिक संदर्भ। पारिस्थितिक संदर्भ मतलब होता है सर्कमस्टेंशियल। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे छोटा एग्जांपल दूं, जैसे कुछ कहते हैं कि उस समय ऐसा हुआ था तो उसने मदद नहीं की थी। तो
आप उसके मतलब उस समय की स्थिति को नहीं जान पा रहे हैं ना, कि हो सकता उसकी परिस्थिति उस समय ऐसी हो कि वो उस समय मदद करने लायक ना हो। मतलब बात को समझे। पारिस्थितिक संदर्भ कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ पूछा, उसने उस समय आपका व्हाट्सअप नहीं देखा तो जवाब नहीं दिया। उस समय उसकी कोई कोई परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस जो वो व्हाट्सअप नहीं चला रहा होगा, नहीं खोल रहा, 2 दिन बाद खोला, 4 दिन बाद खोला। अब आप गुस्सा आ रहे हो कि हाँ फ़ोन नहीं उठा रहा हमारा। तो शब्द एवं वाक्य, जब किसी शब्द एवं वाक्य को अर्थ परिस्थितियों के संदर्भ से हटाकर देखा जाता है तब उसका अर्थ बदल जाता है और सही अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में संदेश गलत अर्थ दे जाता है ना। समझ गए होंगे अब आप। भाषा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। भाषा के शब्द वही रहते हैं, पकड़ने वाला किस तरह पकड़ रहा है उससे उसका अर्थ निरर्थ में बदल जाता है। भाषा में एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे कि एक में बताया गया था कि जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि अच्छा, अच्छे को डिफरेंट लैंग्वेज में बोला, एक किसी चीज़ में बताया गया ना, देखो एक मूवी में बताया गया था, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा। तो ये एक जो शब्द है इसको आप जब डिफरेंट टाइप से बोलेंगे, शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग भ्रांतियाँ पैदा कर रहा है आपके दिमाग में। तो वही बात बोली गई है, संप्रेषण में आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो जैसे हम कहते हैं कि क्या भाषा हो गया, हाँ। अब शोर की बात करें, जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, अब वो कहीं छोटा बच्चा कोई है, एक बर्तन ले लिया, एक चम्मच ले लिया, स्पून ले लिया, टन 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 रेगुलर कर रहा है। अच्छा, क्या आपकी बात जो है वो सही तरीके से उस सामने वाले के पास पहुंचेगी? वो आए 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 50 बार करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे शोर हो रहा है और आप यहाँ पे गुस्सा आ रहे हैं कि कितनी बार हम कहें उस बात को। तो इस तरीके से जब होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए कक्षा में क्लास चल रही है और सामने कहीं दूर क्या हो रहा है, खेती का काम हो रहा है। ठीक, खेती में ट्रैक्टर चल रहा है, थ्रेशर चल रहा है, उसका साउंड इतना ज़्यादा आ रहा है कि आपकी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मान लीजिए लाइट चली गई है, जनरेटर ऑन कर दिया गया है, उसके शोर में आपकी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। आप जो भी बात पहुंचाना चाह रहे हैं छात्रों तक, वो सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, ये शोर हो गया। अब हम करते हैं रुचि का अभाव। देखिए, रुचि का अभाव कहने का मतलब है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। जब तक बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप जो भी कुछ पढ़ा लीजिए उसके अंदर, यानी कि कहने का मतलब है प्राप्तकर्ता प्राप्त नहीं करेगा चीज़ों को। संप्रेषण का मुख्य आधार क्या होता है? संप्रेषण स्रोत एवं प्राप्तकर्ता। जो आप देना चाह रहे हैं, आप देने वाले और लेने वाला देने वाला दोनों जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक संप्रेषण क्रिया जो है वो बिल्कुल बेकार ही जाएगी। इन दोनों में यदि किसी कारणवश किसी एक में भी रुचि का अभाव हो जाता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाती है और अंततः क्या होता है? बिखर जाती है। अब अगला प्रश्न करते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। देखिए, अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है, पहले तो ये बताइए हमें। अपेक्षित अधिगम स्तर से मतलब क्या समझे आप? अपेक्षित अधिगम स्तर मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि एक एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। एक्सपेक्टेड, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे सामने मान लीजिए आपके यहाँ ट्यूशन आप पढ़ाते हैं, आपके पास आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, 6, 7, 8, 9 वालों को पढ़ाते हैं। आपके पास एक कोई लेके आता है बच्चा कि हमारा बच्चा 5th में है, आप इसको पढ़ा दीजिए। आप बोलते नहीं हम 6 से पढ़ाते हैं। वो कहता अरे नहीं, पढ़ा दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद अगले साल से 6ठी में चला ही जाएगा। तो आप क्या करते हैं? आप की मेहनत ज़्यादा उस बच्चे पर ना पड़े तो आप उस बच्चे का एक एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल टेस्ट लेते हैं। आप अपनी उम्मीद से कि आप ये उम्मीद करते हैं कि ये 5वीं का बच्चा है तो 4थी पास करके आया, तो कम से कम इसको इतना तो आता ही होगा। उस आधार पर आप उसका परीक्षण करते हैं और उस परीक्षण के आधार पर आप उसको आंकते हैं कि हाँ, इसकी नॉलेज इतना है, इसके अंदर कौशल इतना है, अब मुझे इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा
अपेक्षित अधिगम स्तर। ठीक, अब इसी के लिए कुछ क्या सुझाव, क्या प्रयास किया गया था, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर के लिए प्रयास करने के लिए बात कही गई। तो न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ होता है किसी भी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनकर्ताओं के ज्ञान, भावना एवं कौशल में कम से कम कितनी वृद्धि होनी चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक, कि कितनी वृद्धि करनी है आपको, मतलब टीचर को ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें कितनी वृद्धि करनी है इस पर, तो उतनी तो मेहनत करोगे कि मतलब मान लो जो चीज़ें आप जब तक उसका टेस्ट नहीं लोगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। आप बेवजह पढ़ाने में जुटे हुए हैं और उसको वो चीज़ आती थी तो मेहनत बेकार गई आपकी। तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि हाँ इसको इतना आता है तो चलिए इसके आगे से समझाएं तो उसके लिए भी हितकर होगा, है ना। तो उसी के लिए आप मेहनत करेंगे उतनी। अब देखिए इसमें बताया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि कोई बालक चाहे गांव में पढ़े या शहर में, विद्यालय में हो अथवा अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक मतलब घर में, केंद्र में हो, सरकारी विद्यालय में हो, शिक्षा प्राप्त कर रहा है या गैर सरकारी में प्राप्त कर रहा हो, सभी बालकों के लिए जितना जानना और समझना जरूरी है इसका भी निर्धारण कर लिया जाए। तो क्योंकि उसी आधार पर जो किताबें हैं वो प्रकाशित की जाती हैं भाई। 5th क्लास के मानसिक स्तर के आधार पर 5th क्लास की किताब होती है, 6th क्लास के मानसिक स्तर के आधार पर 6th क्लास की किताब होती है। तो उसी के मानसिक स्तर के आधार पर हम लोग जो किताबें हैं वो छपती हैं। तो वांछित दक्षताओं को निपुणता के स्तर तक प्राप्त करना ही गुणवत्ता है। अपेक्षित अधिगम स्तर गुणवत्ता को समता से जोड़ने का प्रयास है। शिक्षा में गुणवत्ता एवं समानता आने से छात्रों के उपलब्धि स्तरों की असमानता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अर्थात स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए सीखने के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए जाएं, जिससे सभी छात्र निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर सकें। इसे न्यूनतम अधिगम स्तर कहा गया है। ठीक है, अब ये बात न्यूनतम अधिगम स्तर की आ गई है। अब इसी से बात जुड़ी है, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपको और थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में, कि अधिगम स्तर जो होता है हमारा इसका जैसे कक्षा को के शिक्षण को समृद्ध बनाने के लिए इसमें किया था। जैसे भाषा, गणित तथा पर्यावरण अध्ययन, इन तीनों विषयों में शिक्षकों के लिए पुस्तिकाएँ, कार्य पुस्तकें तथा मूल्यांकन की सामग्री तैयार की जाती है। जैसे देख लीजिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, केरल, जम्मू, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि डाइट आपका के शिक्षा विभाग के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करें। कि यहाँ पर हम टीचरों को प्रशिक्षण प्रदान करें कि हाँ छात्रों को कैसे डील करना है, ताकि आप उनके कम से कम उस क्लास के अकॉर्डिंग न्यूनतम अधिगम स्तर को ला सकें। जैसे कि हम मान लीजिए 3 साल का बच्चा है तो उसको हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये पूछेंगे बच्चा तुम्हारा नाम क्या बेटा, तो वो बता पाएगा। बेटा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, वो बता पाएगा। अच्छा तुम कहाँ रहते हो, घर तुम्हारा कहाँ है, तो एक उम्मीद बन जाती है कि हाँ ये इतना बता देगा कि घर मेरा कहाँ है। तो उम्मीद के साथ हम सवाल पूछते हैं, तो इसे कहते हैं हम अपेक्षित अधिगम स्तर। ये प्रश्नों की थोड़ी श्रृंखला थी। ठीक है, अब इतने प्रश्न हो गए। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मदद मिल रही होगी, है ना। कोशिश करिएगा इन प्रश्नों को थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट हो गई तो आप उसको भी चालू रखिए, वो बाधित मत होने दीजिए, क्योंकि परीक्षाएं कब तक होंगी उसके कारण आप लोगों का 1 महीना, सवा महीना जो है वो सेमेस्टर का निकल जा चुका होगा। उसके बाद आप लोगों की 1 महीने टीचिंग भी लग जाती है। तो इसीलिए सेकेंड सेमेस्टर को मतलब बीच में बाधित ना करिएगा, वो भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी ऐसे ही। और इस क्वेश्चंस में थोड़े क्वेश्चंस की और सीरीज़ बना लेंगे जो आप लोगों को हम दे देंगे। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, वीडियो के साथ बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। जो ना समझ में आए तो उसको फिर बता दीजिएगा।